हाँ जी, नमस्कार साथियों। कोचिंग वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, जिस पर अपन लैब असिस्टेंट के जो ज्योग्राफी से संबंधित पुराने क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे आज इस सीरीज़ के अंदर, जो कि आपके एग्जाम के अंदर हेल्पफुल होंगे। और क्वेश्चन अटेंड करने के अंदर इनके समकक्ष के जितने भी क्वेश्चन होंगे तो वो अपन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इस सीरीज़ के अंदर आज का क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में हो, ठीक है, तो ज्वार होगा। ठीक है, आगे नीचे दे रखे हैं लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार, दैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार। यानी कि ये ज्वार की कंडीशन दे रखी, किस प्रकार की है, उन्हीं ऊंचाई के आधार पर इनको डिवाइड किया है, या दो प्रकार, ये जो है दैनिक और मिश्रित है, तो ये उनके समय अंतराल के संदर्भ में है। तो इस संदर्भ में देखते हैं कि जिस प्रकार ये पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा है वो परिक्रमा करता है इसकी, क्योंकि ये चंद्रमा क्या है, इसका उपग्रह है। और पृथ्वी स्वयं है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ठीक है, इसका मतलब सूर्य इसके केंद्र में है। ठीक है, इसका मतलब इस कक्ष के अंदर आते हुए इस वर्ष में या मंथली एक बार ऐसी कंडीशन होती है कि तीनों ही एक सीध में आ जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, ये बोल रहा तीनों ही सरल रेखा में हो। ये एक महीने के अंदर दो बार ऐसी स्थिति बनती है। ठीक है, किस किस समय बनती है? एक बनती है अमावस्या को, दूसरी बनती है पूर्णिमा को। ठीक है, एक सीध में आएंगे तो चंद्रमा और सूर्य दोनों ही, जो दोनों का अपना गुरुत्वाकर्षण है, उस गुरुत्वाकर्षण बल का पृथ्वी के जल के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस कारण आकर्षण से जल का स्तर है वो ऊपर हो जाता है, और जल का ऊपर उठना ही क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। और जल का नीचे बैठना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। ठीक है, तीनों जब तीनों ही एक सीध में होंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक काम करेगा, और अधिक बल काम करने के कारण जो जल का स्तर है वो अधिक ऊंचा हो जाएगा। यानी कि ज्वार की स्थिति है वो अधिक प्रकार की होगी या तीव्र होगी, और उस तीव्र को बोलते हैं दीर्घ ज्वार। ठीक है, तो ये कंडीशन तीनों एक सरल रेखा में है, तब उसको कौन सा ज्वार बोलेंगे? दीर्घ ज्वार। और ये महीने के अंदर कितनी बार ऐसी कंडीशन बनती है? दो बार, अमावस्या को एवं पूर्णिमा को। ठीक है, जबकि एक कंडीशन ऐसी होती है कि ये जैसे ये सूर्य है, चंद्रमा है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, तीनों एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं। तो समकोण पर स्थित होने के कारण जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो विपरीत दिशा में काम करने शुरू कर देते हैं सूर्य और चंद्रमा के। ठीक है, दोनों के। तब जल स्तर है वो कम मात्रा में ऊपर उठता है, इसलिए उसको बोलते हैं लघु ज्वार। और लघु ज्वार की स्थिति भी मंथ के अंदर दो बार बनती है, एक शुक्ल पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, और दूसरी कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को। ठीक है, सप्तमी अथवा अष्टमी के दिन लघु ज्वार की स्थिति बनती है, ये भी महीने में दो बार होता है। और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी जो दीर्घ ज्वार या सरल रेखा में होते हैं तो दीर्घ ज्वार की स्थिति बनती है। यानी कि लघु ज्वार एवं दीर्घ ज्वार एक महीने में दो दो बार आते हैं, यानी कि चार, दो लघु ज्वार और दो ही दीर्घ ज्वार की स्थिति बनती है। ठीक है, ये सप्तमी अष्टमी के दिन बनती है, जबकि दीर्घ है वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। नीचे दे रखा दैनिक ज्वार। तो दैनिक ज्वार के अंदर ये जो इस संदर्भ में कोई क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन है कि एक दिन के अंदर निश्चित समय के अंतराल में एक ज्वार और एक भाटा आ जाए, सॉरी, दो ज्वार और दो भाटा आ जाए, तो ऐसी स्थिति कहलाती है दैनिक ज्वार। अर्ध दैनिक एक शब्दावली और दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, यानी कि एक दिन के अंदर एक निश्चित समय में एक ज्वार और एक भाटा आए तो उसको बोलते हैं अर्धदैनिक। जबकि मिश्रित, जिसका कोई समय अंतराल नहीं हो लेकिन किसी भी समय ज्वार और किसी समय भाटा आ जाए, तो इस प्रकार की कंडीशन है तो वो मिश्रित ज्वार कहलाती है। अपने अंश जो क्वेश्चन का आंसर है वो दीर्घ ज्वार। ठीक है, अगला देखिए, अन्य कारकों के समान रहने पर पृथ्वी के द्वारा सूर्य ताप की अधिकतम सूर्य ताप की प्राप्ति है वो अधिकतम कब होगी? ठीक है, तो देखते हैं अपन सूर्य ताप। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, और इसके चारों ओर परिक्रमा जब करती है पृथ्वी अपने ये परिक्रमा कक्ष है कुछ ठीक इस प्रकार का अंडाकार रूप में। ठीक है, इस समय आप देख रहे हो इस रूप में कि एक समय ऐसा है या एक स्थिति ऐसी बनती है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी है। ठीक है, इस कंडीशन में न्यूनतम दूरी की स्थिति है। ठीक है, ये जो न्यूनतम दूरी है वो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है। ठीक है,
और एक कंडीशन ऐसी है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी है वो अधिकतम है, जो कि 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है। ठीक है, इसका मतलब पृथ्वी एक वर्ष के अंदर एक समय ऐसा आता है उस समय पृथ्वी सूर्य के बहुत ही नज़दीक होती है, जबकि एक समय जो पृथ्वी है वो सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है। जब नज़दीक होगी तो सूर्य ताप है वो अधिक प्राप्त करेगी, जबकि जब दूरी पर होगी तो सूर्य ताप है वो कम प्राप्त करेगी। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं, जैसे ये सबसे नज़दीक होती है तो नज़दीक चीज़ को बोलते हैं उप, और सूर्य पास में इसलिए बोलते हैं उपसौर। ठीक है, जब सबसे दूर स्थिति बनती है तो अप का अर्थ होता है दूर, सौर का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, जब अधिकतम दूरी पर होती है स्थिति तो उस स्थिति को बोलते हैं अपसौर, जबकि सबसे नज़दीक स्थिति में हो तब बोलते हैं उपसौर। और उपसौर की स्थिति नज़दीक सबसे अधिक नज़दीक है वो है 3 जनवरी को। ठीक है, और उपसौर की स्थिति है वो बनती है 4 जुलाई को। ठीक है, उपसौर और अपसौर क्या है, पृथ्वी की जो परिक्रमण कक्ष है उसके अंदर सूर्य से दूरी अधिकतम और न्यूनतम दूरी को उपसौर या अपसौर बोलते हैं। न्यूनतम दूरी को उपसौर बोलते हैं, जबकि अधिकतम दूरी को अपसौर बोलते हैं। ठीक है, उप का अर्थ होता है पास में, अप का अर्थ होता है दूर। ठीक है, इससे ये ध्यान रखना। और 3 जनवरी उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में अपन जनवरी के महीने में ठंड को महसूस करते हैं जब सूर्य दक्षिणायन यानी मकर रेखा पर सीधा पड़ता है, तो ध्यान रखना उस समय बहुत ही न्यूनतम दूरी पर होता है सूर्य। न्यूनतम दूरी पर होने के कारण ठीक है वहाँ सूर्य ताप सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, और इस स्थिति को बोलते हैं उपसौर। ठीक है, और वो भी जून और जुलाई महीने के अंदर सूर्य उत्तरी गोलार्ध के अंदर कर्क रेखा के आसपास सीधा चमकता है, लेकिन वो सूर्य है वो पृथ्वी के अधिकतम दूरी पर होता है, इसलिए सौर ताप है वो कम प्राप्त करता है। ठीक है, और इस कम प्राप्ति वाला का दिन है वो है 4 जुलाई। अब क्वेश्चन देखो, अन्य कारकों के समान रहने पर यानी कि कोई जलवायु कारक या उच्चावश कारक नहीं होकर के केवल परिक्रमा के संदर्भ में सूर्य ताप की जो प्राप्ति अधिकतम कब होगी, जब सबसे पास होगा, यानी कि उपसौर की स्थिति में। उपसौर की स्थिति कब बन रही है, 3 जनवरी। अब देख लीजिए 3 जनवरी पहला ही आंसर सही है आपका। ठीक है, और अब सौर है ये 4 जुलाई है, ये सॉरी अधिकतम दूरी वाला है। ठीक है, जो सबसे कम सूर्य ताप प्राप्त करता है इस समय 4 जुलाई को। अपना आंसर 3 जनवरी। अगला 4 जुलाई के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, या उपसौर या अपसौर ये कब होते हैं ये पूछा जा सकता है। उपसौर और अपसौर के जो ये घटना होती है उस समय सूर्य की दूरी पृथ्वी की कितनी है, तो उपसौर के अंदर 14 करोड़ 70 लाख है, जबकि अपसौर के समय 15 करोड़ 20 लाख है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की ठंडी धाराओं के या गर्म जल धाराओं के बारे में, समुद्री जल धाराओं के बारे में पढ़ा होगा, तो देख लीजिए एक दे रखा बेंगुला, पेरू, कैनारी और अल्गुआस। ठीक है, मैं विश्व का मानचित्र बना देता हूं। कुछ इस प्रकार से ठीक है, दे रखा बेंगुएला धारा। ठीक है, नीचे की ओर जब अटलांटिक महासागर के अंदर जो एक पवन बहती है, ठीक है, जो कि प्रवाह के रूप में यानी कि बहुत वृहद क्षेत्र के अंदर और बहुत धीमी गति से बहने वाली है, उसको बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। क्या नाम है उसका, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। जब अफ्रीका महासागर के टकरा करके ठीक इसके उत्तर में बहनी शुरू होती है तो इसका नाम है बेंगुला। ठीक है, इसका मतलब ये ठंडी जलधारा का रूप है, तो बेंगुला किस प्रकार की है, ठंडी जलधारा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ प्रशांत महासागर है और प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी प्रवाह है वो दक्षिणी जो अमेरिका है उसको टकरा कर जब ऊपर की ओर बहनी शुरू होती है तो वो पेरू देश के पास होने के कारण उसका नाम है पेरू धारा। तो ये भी जो उच्च अक्षांशों में बहती है या जो अटलांटिक आर्कटिक महासागरों के पास से, तो ये भी किस प्रकार की है, ठंडी। दूसरी है कैनारी। कैनारी धारा ठीक उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, ये जब यूरोप से टकरा कर इसका एक भाग दक्षिण की ओर गतिमान हो जाता है जल का। ठीक है, तो दक्षिण की ओर बहने वाली जो हवा है ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आ रही है, इसका मतलब ये भी किस प्रकार की है, ठंडी कैनारी। ठीक है, पेरू भी ठंडी है,
ये अटलांटिक महासागर की है, ये प्रशांत महासागर की है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराएं हैं। तो 3 तो धारा दे रखी है वो ठंडी धाराएं हैं, जबकि इसमें पूछा नहीं है। इसका मतलब जो विषुवत रेखा के आसपास से जो हिंद महासागर के अंदर विषुवत रेखा का जो विस्तारित रूप है, ठीक है, उसका अफ्रीका के पास मोजाम्बिक और मेडागास्कर दोनों जब मिलती है आपस में, तो वो किस धारा के नाम से जानी जाती है? अल्गुआस धारा के नाम से। कौन सी दो धारा मिल करके बनती है? मोजाम्बिक और मेडागास्कर। मेडागास्कर एक द्वीप है, मोजाम्बिक है एक चैनल, ठीक है, जो मेडागास्कर द्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में स्थित है, ठीक है। यहाँ मेडागास्कर द्वीप है और ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसके बीच में कौन सा चैनल है? मोजाम्बिक चैनल। इसका मतलब इसके अंदर से बहने वाली जो धारा है वो भी गर्म धारा, उसको मोजाम्बिक नाम है, और मेडागास्कर के बाहर से बहने वाली हवा को मेडागास्कर धारा कहते हैं। और ये दोनों आपस में जब मिलती है तो आगे इसका नाम क्या हो जाता है? अल्गुआस। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है अल्गुआस धारा कौन से महासागर में बहती है? तो हिंद महासागर में। किस प्रकार की है? तो ये गर्म महासागरीय धारा है, ठीक है। देखिए अगला देख रखा अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन, एक टॉपिक दे रखा होगा ऊष्मा संतुलन, हीट बजट, ठीक है। अक्षांशीय ऊष्मा बजट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सर्वाधिक न्यून ऊर्जा प्रदेश है? ठीक है। अक्षांशीय विस्तार के अंदर सूर्य की स्थिति को आपने देखा होगा, तो निम्न अक्षांश 0 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट और 23 डिग्री 30 मिनट, उसके बीच में वर्ष में सूर्य एक बार सीधा चमकता है। इसका मतलब सूर्य ताप सर्वाधिक प्राप्त होता है, और ठीक उसके ऊपर उच्च अक्षांशों में जाते हैं या फिर ठेठ ध्रुवों तक जाते हैं तो सूर्य ताप है वो कम मात्रा में प्राप्त होता है। इसका मतलब सूर्य ताप से जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो भी किस मात्रा में होगी? न्यून मात्रा में होगी। तो देख लीजिए दोनों गोलार्धों में 30 से 70 अक्षांशों के बीच 70 से 90, जबकि 80 से 90, और दोनों गोलार्धों में 80 से 90 अक्षांशों के बीच, ठीक है। केवल इसमें दे रखा केवल दक्षिणी अक्षांशों, नहीं, केवल दक्षिणी अक्षांशों में नहीं है, ये दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों के अंदर 80 से 90 डिग्री जो अक्षांश है, जैसे ये पृथ्वी है ये 0 डिग्री है, ये 23 डिग्री 30 मिनट और ये 23 डिग्री 30 मिनट। यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक इस प्रकार से 66 डिग्री 30 मिनट और 66 डिग्री 30 मिनट। 0 डिग्री ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है, ये भी साउथ ये भी साउथ, और ये 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। इसका मतलब ध्रुवों के आसपास दोनों गोलार्धों के अंदर भी तापमान बहुत कम मात्रा में, ये ऊष्मा बहुत कम मात्रा में प्राप्त होगी। इसमें दे रखा दोनों गोलार्धों में 80 से 90 अक्षांशों के बीच, ये 80 से 90 अक्षांशों के बीच वाला जो क्षेत्र है यहाँ सबसे न्यून मात्रा में जो ऊष्मा प्राप्त होती है, इसका मतलब ऊर्जा का न्यून प्रदेश कहलाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है दोनों गोलार्धों के अंदर उच्च अक्षांशों में जाते हैं तो सूर्य ताप है उसकी मात्रा कम होती है। इसका मतलब ऊष्मा का संतुलन है वो क्षैतिज गति के द्वारा स्थानांतरण होता है। वो आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखेंगे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें दे रखा है निम्न स्थल रूपों में पवन द्वारा विकसित नहीं है, ठीक है। आपका जो स्थलाकृतिक विकास या उसका टॉपिक उसके अंदर दे रखा है स्थल रूपों का विकास, जिसके अंदर हिमानी है, प्रवाहित जल या नदी द्वारा अपरदित है, समुद्री तरंगों द्वारा है, या भूमिगत जल द्वारा अपरदित स्थलाकृतियों के बारे में दे रखा है। तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पवन द्वारा विकसित नहीं है। जुगेन है वो पवन द्वारा स्थापित, जो पवन द्वारा स्थल रूप है, इंसेलबर्ग है, यारडांग है, जबकि अरेथ, ठीक है, अरेथ है ये हिमानी अपर्दन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? हिमानी अपर्दन, ठीक है। इस प्रकार ये कंगनुमा आकृति का निर्माण होता है, उसको अरेत बोलते हैं, ठीक है। कंगनुमा जो स्थलाकृति बनती है हिमानी अपर्दन से, उसको अरेत बोलते हैं। जबकि जुगेन है ये जो कठोर और कोमल चट्टानों का जो मेल होता है, जैसे रेगिस्तानों में देखते हैं जहाँ पवन से अपरदित होती है जो स्थलाकृतियां या धरातल की चट्टानें, तो उसके अंदर इस प्रकार की चट्टानें क्षितिज रूप में जमा है, ठीक है। किस रूप में जमा है? क्षितिज रूप में।
जब पवन अपरदित होकर के क्षैतिज रूप के अंदर कोई भी चट्टान है, जो कमजोर चट्टान है उसको उड़ा करके पवन अपने साथ ले जाती है, और जो कठोर या मजबूत चट्टान होती है वो चट्टान वहीं स्थित रहती है। इस प्रकार क्षैतिज रूप में कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उसको जुगेन बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मुलायम और जो कठोर चट्टानों के बीच का जो मिश्रण है उनका जो क्षैतिज रूप में निर्मित होती है उसको जुगेन बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार कोमल और जो कठोर चट्टानें हैं उसका लंबवत रूप में, किस रूप में, लंबवत रूप में अगर कोई चट्टानों का विकास हुआ है, ठीक है, अपरदित रूप में, तो उसको यारडांग बोलते हैं। ठीक है, इंसेलबर्ग, पवन अपरदन के द्वारा कठोर चट्टान जब कोई स्थित रह जाती है एक टापू के रूप में तो उसको इंसेलबर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो जुगेन है, इंसेलबर्ग है, यारडांग है, तो इस प्रकार की इसलाह करती है, ये पवन अपरदन से बनती है। एक शब्द है पलाया, पलाया, ये भी पवन अपरदन से निर्मित एक गर्त है। ठीक है, अपन पलाया झीलों के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भाई पवन जो झील है तो जल से निर्मित हो सकती है, लेकिन जबकि ध्यान रखें पलाया प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण है वो पवन के अपरदन से निर्मित है ये स्थलाकृति। ठीक है, अगला देखिए, चागोस द्वीप समूह देर का है। चागोस द्वीप समूह अवस्थित है दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और चीन सागर। ठीक है, तो चागोस द्वीप है अपना हिंद महासागर के अंदर स्थित है। ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच विवादित है, हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, द्वीप समूह है। अगला दे रखा है सुमेलित नहीं है, कुछ स्थलाकृतियां दे रखी है और अपरदित कारक दे रखे हैं। ठीक है, नदी से प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण होता है, पवन से टम्बोलो ये बाद में देखेंगे, हिमनद से सड़क का निर्माण होता है, पवन से स्वीप ये कुछ स्तूप है। ठीक है, तो स्तूपों का निर्माण भी पवनों से होता है। टम्बोलो प्रकार की स्थला करती है, ये जैसे ये स्थल भाग है, ठीक है, और ये समुद्री भाग है। ठीक है, समुद्री धाराओं से अपरदित होकर के कोई चीज़ें इस प्रकार से निक्षेपित होती है और फिर वो किसी द्वीप से जुड़ जाती है। ठीक है, जैसे ये कोई द्वीप है और यहाँ अपरदित ये निक्षेपित होकर के इस प्रकार से कुछ स्थलाकृति बनती है। ये जो निक्षेपित बालू है और निक्षेपित बालू का विकास इस तरीके से हुआ कि वो टापू के रूप में एक मार्ग के रूप में जुड़ गई और इस प्रकार की स्थला करती है, वो क्या कहलाती है, टम्बोलो। इसका मतलब ये कि समुद्री धाराओं से अपरदित या समुद्री तरंग से अपरदित स्थला करती है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। अगला है दक्षिणी सैंडविच खाई। ठीक है, एक सैंडविच द्वीप है, एक सैंडविच खाई है, दोनों ही अटलांटिक महासागर में। ठीक है, सैंडविच खाई है जैसे ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, सॉरी एशिया यूरोप का, ये अफ्रीका। ठीक है, ये इस प्रकार से एस आकार में अटलांटिक महासागर है। ठीक है, यहाँ एक सैंडविच द्वीप है, उसके पास ये खाई बनी हुई है, वो दक्षिणी सैंडविच खाई। ठीक है, या फिर सैंडविच द्वीप के बारे में पूछे तो भी क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर में सैंडविच खाई स्थित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है किस सागर के अंदर सर्वाधिक लवणता है। ठीक है, लवणता और तापमान से संदर्भित अपना जो क्वेश्चन है वो तो लाल सागर, मर्द सागर, ग्रेट साल्ट लेक और वॉन झील। ठीक है, तो आप पढ़ते आए हो तुर्की की वॉन झील है जिसकी लवणता है 330 ग्राम। ठीक है, 330 ग्राम, 1 किलोग्राम के संदर्भ में लवणता का मापन किया जाता है। तुर्की वॉन झील की जो लवणता है वो सर्वाधिक है। उसके बाद मर्द सागर है 238 ग्राम है, फिर लाल सागर है और ग्रेट साल्ट लेक। ठीक है, ग्रेट साल्ट लेक है वो यूएसए के अंदर है। ठीक है, और ये यूएसए का निम्नतम बिंदु है, यानी कि समुद्र तल से नीचे का स्थान है ग्रेट साल्ट लेक। ठीक है, मृत सागर है ये आपका इजराइल और फिलिस्तीन। इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन उन देशों के बीच में स्थान है। ठीक है, जॉर्डन रिवर इसके अंदर आकर के गिरती है। ठीक है, तो मर्द सागर जॉर्डन के अंदर है, इसकी भी लवणता अधिक है, लेकिन सर्वाधिक पूछा है तो सर्वाधिक तुर्की की वॉन झील है। ये किस में, कौन से देश में है, तुर्की में स्थित है। ठीक है, अगला निम्नांक कोयला क्षेत्रों में से कौन सा एक महानदी घाटी। ठीक है, महानदी घाटी
जो कि छत्तीसगढ़ से उद्गम होकर के ओडिशा के अंदर बहती है, ठीक है, जिसके ऊपर भारत का सबसे लंबा बांध बना हुआ है, ठीक है, महानदी घाटी। इसका मतलब महानदी घाटी के अंदर एक कोयला क्षेत्र है, उसके संदर्भ में पूछा है, ठीक है। तलसर ओडिशा के अंदर है, झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये तीनों स्थान है वो झारखंड के अंदर है, ठीक है। जबकि अपना महानदी घाटी के अंदर पूछा है तो ओडिशा का तलसर क्षेत्र, ठीक है। अगला पूछा जा सकता तलसर कहाँ स्थित है, तो ओडिशा में। किससे संबंधित, कौन से खनिज से है, कोयला क्षेत्र से। कौन सी नदी घाटी में है, तो महानदी घाटी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में ज्वार भाटा का कारण है, निम्नलिखित में से ज्वार भाटे का कारण, ठीक है। तो ज्वार भाटे का कारण के अंदर दे रखा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है, ठीक है। हाँ, ये ऑप्शन सही है। जबकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, ठीक, ये भी सही है। अगला दे रखा है अपकेंद्रीय बल, हाँ ठीक। जिस प्रकार चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, जो स्थान चंद्रमा के सामने है, पृथ्वी का सम्मुख वाला भाग, वहाँ चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। लेकिन ठीक उसके विपरीत दिशा में भी ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वो होती है अपकेंद्रीय बल के अंदर, ठीक है, अपकेंद्रीय बल। अगला दे रखा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, तो पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर किसी भी प्रकार के ज्वार अथवा भाटे की उत्पत्ति नहीं होती है। इसका मतलब डी ऑप्शन जिसमें भी है वो नहीं है, ठीक है। 1, 2 और 3, ए बी सी, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। अगला देखिए, मलज खंड जाना जाता है, आपके खनिज दे रखे हैं, उसके अंदर तांबा खनिज है, तो मलज खंड मध्य प्रदेश का एक स्थान है। कहाँ का स्थान है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का स्थान मलज खंड है। एक पर्वत श्रेणी है एजे, ठीक है, उस पर्वत श्रेणी के स्थान है, वहाँ तांबे की खान देखने को मिलती है, ठीक है। तो मलज खंड तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला दे रखा है, सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाला बल लगभग है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल वैसे सूर्य का सबसे अधिक है, ठीक है। अपने ब्रह्मांड के अंदर अपना जो सौर मंडल है उसमें सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल किसका है, सूर्य का, ठीक है। उसके बाद ग्रहों का है, उसके बाद उपग्रहों का है, ठीक है। जबकि इस संदर्भ में जब देखें तो पृथ्वी के ऊपर ज्वार भाटा उत्पन्न करने में सर्वाधिक बल काम कौन सा करता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। क्यों, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत ही अधिक है, वो करोड़ों में, लगभग 14.5 करोड़ या 15 करोड़ के आसपास किलोमीटर के अंदर दूरी है। जबकि चंद्रमा अपने से ठीक 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब नज़दीक होने के कारण चंद्रमा का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है और सूर्य का प्रभाव उसकी अपेक्षा बहुत कम पड़ता है, ठीक है। अनुपात दे रखा है, तो ये 2.17 गुणा चंद्रमा का है वो सूर्य से अधिक है, ठीक है। कितना है, 2.17। फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है, आया हुआ क्वेश्चन है, फिर आ सकता है। अगला फिर दे रखा है, ठंडी धाराओं के बारे में पूछा है, कौन सी ठंडी जल धारा है। इसका मतलब दे रखा है कौन कौन सी है, इसका मतलब देखो पेरू, अब ठीक अभी जस्ट समझाया कि ये ठंडी धारा है, ठीक है। अगला कैलिफोर्निया धारा, ये भी ठंडी धारा है। जबकि नॉर्वे और अल नीलो ये गर्म प्रकार की, ठीक है। पेरू को प्रतिस्थापित करने वाली गर्म जलधारा जो विषुवत रेखा से आती है 3 से 5 साल के संदर्भ में जो पेरू के तट पर स्थापित हो जाती है, तो उसको अल नीलो प्रभाव बोलते हैं अपन। तो अल नीलो एक प्रकार की गर्म जलधारा है, ठीक है। नॉर्वे धारा, जब आप उत्तरी अटलांटिक प्रभाव पड़ते हैं तो यूरोप जे टकराने के बाद ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का विस्तारित रूप है नॉर्वे। ये भी एक प्रकार की गर्म जलधारा है। इसका मतलब ठंडी कौन कौन सी है, पेरू और कैलिफोर्निया। प्रशांत महासागर का जो प्रशांत प्रवाह पड़ते हैं, पश्चिमी प्रशांत प्रवाह, ये जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के टकराने के बाद जब दक्षिण की ओर बहनी शुरू होती है, तो ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बह रही है, कैलिफोर्निया के आसपास बहने के कारण इसका नाम होता है कैलिफोर्निया। तो ये भी ठंडी जलधारा। तो 2 ए और बी, ए और बी कौन कौन से, सॉरी ए और सी, ए और सी, ए और सी ए ऑप्शन में, ठीक है। तो ये ठंडी जलधारा के उदाहरण है। अगला दे रहेगा, कौन सी महासागरीय धारा मौसम के अनुरूप अपनी दिशा बदलती है, ठीक है। जितनी भी प्रशांत महासागर की और अटलांटिक महासागर की जल धाराएं हैं वो निरंतर एक ही दिशा में एक ही स्थिति में बनी रहती है। जबकि
जो हिंद महासागर के अंदर उत्तरी जो हिंद महासागर है विषुवत-रेखा के ठीक उत्तर में, वो मानसून के प्रभाव में आ जाती है। और मानसून के प्रभाव का मतलब है कि पवनों की दिशा परिवर्तित होती है, तो महासागरों की धाराओं की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो दे रखा महासागरीय धारा मौसम के अनुसार परिवर्तित होती है। तो हिंद महासागर की उत्तरी विषुवतीय धारा कौन सी है? मुख्यतः उत्तरी विषुवतीय। हिंद महासागर की जो दक्षिणी जो धाराएं हैं या दक्षिणी गोलार्ध के अंदर बहने वाली जो भी धाराएं हैं वो अपने निरंतर स्थिति में बनी रहती है, जबकि उत्तरी 0 डिग्री के उत्तर के अंदर हिंद महासागर का भाग है, वहाँ की जल धाराएं हैं वो मौसम के अनुसार जो पवन की दिशा परिवर्तित, तो महासागर की धाराओं की दिशा भी परिवर्तित। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट है। अगला दे रखा है किस पर्वत श्रृंखला ने संभवतः वर्तमान स्वरूप मोटे तौर उसी समय धारण किया जिस समय कौन सी पर्वतमाला बनी? अरावली। ठीक है, इसमें दे रखा है नागा पहाड़िया किसका भाग है? हिमालय का। और हिमालय किस प्रकार की पर्वतमाला हैं? नवीन वलित। ठीक है, कुनलुन पर्वत है तो ये चीन के अंदर स्थित है, और कुनलुन ये भी हिमालय के समय ही बनी है। शिवालिका हिमालय का ही पार्ट है, सबसे लास्ट में बनी है प्लीस्टोसिन काल के अंदर, यानी कि सबसे नवीन है ये भी। जबकि नल्ला मलाई ये तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, और इसका जो निर्माण है धारवाड़ क्रम की शैलें पाई जाती है इसमें। इसका मतलब ये अरावली के समय निर्मित है। नल्ला मलाई पर्वत श्रृंखला है, इसका निर्माण किस समय हुआ? जिस समय अपनी अरावली का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये नागा, कुनलुन और शिवालिक ये हिमालय के समकक्ष की है, यह उस समय निर्माण हुआ है। और ये हिमालय है वो एक प्रकार का नवीन वलित पर्वत है, जबकि ये एक प्रकार के अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, अगला दे रखा है एक प्रक्षेप के बारे में। बोन प्रक्षेप किस प्रकार का है? तो ये शंक्वाकार प्रक्षेप है। ठीक है, शंक्वाकार प्रक्षेप है जिनको मानक अक्षांशों पर निर्मित किया जाता है। ठीक है, और मानक जो अक्षांश मानक मानी जाती है उसके आसपास इसकी आकृति शुद्ध बनी रहती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का बोन प्रक्षेप है। बेलनाकार प्रक्षेप है तो ये भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को शुद्ध दर्शाते हैं। खमध्य प्रकार के हैं तो ये ध्रुवों को सही अंकित करते हैं। रूढ़ प्रक्षेप है, संपूर्ण विश्व के संदर्भ में ये होते हैं। 2 प्रकार के, सिनोसॉइड है और मोलविड प्रकार के हैं। ठीक है, रूढ़ प्रकार के अंदर मोलविड और सिनुसॉइडल। ठीक है, वैसे बोन प्रक्षेप के अंदर सिनुसॉइडल प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन बोन प्रक्षेप पूछा है तो ये किस प्रकार का प्रक्षेप है? शंक्वाकार प्रक्षेप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शीत ऋतु के अंदर पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति बनती है। ठीक है, भूमध्य सागर से आने वाली जो पवनें अपने भारत को जो भूमध्य रेखा से आने वाली भूमध्य सागर के ऊपर जो भी शीत ऋतु के अंदर स्थिति बनती है मौसमी, ठीक है, उसको पश्चिमी जेट स्ट्रीम स्थिति में लाती है। तो ये कर्नाटक से संदर्भ नहीं है, उत्तर भारत के संदर्भ में बात हो रही है। ठीक है, कर्क रेखा के ठीक उत्तर में ये भी बात सही नहीं है। विंध्याचल पर्वत से संबंधित है नहीं, ये हिमालय के ठीक दक्षिणी ढाल के साथ इसकी स्थिति बनती है। ठीक है, जैसे ये अफ्रीका है, ये यूरोप का कुछ भाग है, और ये अपना हिमालय वाला भाग है। ठीक है, ये भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर के अंदर पछुआ पवनें होती है। ठीक है, क्योंकि भूमध्य सागर की स्थिति 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ठीक ऊपर होती है, इस कारण ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आने के कारण ये पछुआ पवनें होती है। और ये जो उच्च अक्षांश जो ऊपरी गोलार्ध अपना जो वायुमंडल की ऊपरी परतें हैं, वहाँ जो स्ट्रीम के रूप में जो तेज धाराएं जो भूविक्षेपी पवनें हैं, उन भूविक्षेपी पवनों को पश्चिमी स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। ठीक है, ये हिमालय के टकराने के बाद उत्तरी भाग है वो तिब्बत के पठार के ठीक उत्तर में, और दक्षिणी भाग हिमालय के ठीक तलहटी से उत्तर भारत के मैदान से ये इस प्रकार शीत ऋतु में गति करता है। और ये भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करने के कारण उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर बरसात करता है, जिसको भारत के अंदर इसको मावठ बोलते हैं। उस वर्षा को कौन सी? जो शीत ऋतु में होती है। किस प्रभाव के कारण? भूमध्य सागर से आने वाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, तो इसकी स्थिति कहाँ बनी रहती है? हिमालय के ठीक दक्षिणी ढाल में। अगला दे रखा, निम्नलिखित में से किस भारतीय मृदा में ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें
पड़ जाती है जिसमें मृदा में पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव हो पाता है। ठीक है, स्वतः जुताई वाली कह दो, कपासी मिट्टी कह दो, या काली मिट्टी कह दो। ठीक है, तो इसका आंसर काली मिट्टी होगा। ठीक है, दरारें पड़ने के कारण, गर्मी के अंदर जिनकी आर्द्रता है वो लुप्त हो जाती है, या पानी की मात्रा कम होने के कारण ये जब सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने के कारण दरारें पड़ जाती है। ठीक है, तो ये काली मिट्टी का उदाहरण है। इसके अंदर कपास की खेती सर्वाधिक होने के कारण इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, या इसको रेगड़ मृदा भी बोलते हैं, रेगड़ या रेगूर। ठीक है, अगला दे रखा है कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, कुछ स्थानांतरित कृषि के नाम दे रखे हैं। उत्तर पूर्व के अंदर झूम नाम से जानी जाती है, मिल्पा रोडेशिया प्रदेश है, या फिर देश का नाम आ जाए तो लिख देना मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका। ठीक है, मैक्सिको और मध्य अमेरिका या फिर रोडेशिया प्रदेश के अंदर स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। लद्दाख मलेशिया के अंदर, जबकि चाइना दे रखा है ये थाईलैंड के अंदर न होकर के श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका में इसका स्थानीय नाम है चाइना। इसके अलावा भी जैसे कि वियतनाम में इसको रे बोलते हैं। ठीक है, ब्राजील के अंदर इसको रोको कृषि बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ स्थानीय नाम है स्थानांतरित कृषि के। ठीक है, भारत के संदर्भ में भी आपने देखा होगा, जैसे उत्तर पूर्वी भारत है वहाँ इसको भारत के अंदर झूमिंग कृषि या झूम कृषि कौन से भाग में बोलते हैं, उत्तरी पूर्वी भाग में। ठीक है, राजस्थान में इसी कृषि को वालरा कृषि बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान में वालरा कृषि जो कि भील जनजातियों द्वारा की जाती है। ठीक है, उसमें भी इसके भी दो रूप है, चीमाता और दजिया। पर्वतों के ऊपर की जाने वाली चीमाता, और मैदानों में की जाने वाली को दजिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्थानीय नाम हैं। तो ये क्वेश्चन आपने देखें, पुराने आए हुए क्वेश्चन और उनके समकक्ष जो भी ऑप्शन से क्वेश्चन बनने वाले वो चीज़ डिस्कस की। और भी क्वेश्चन होंगे वो अगली सीरीज में आपको प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद।